वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत की हम बात कर रहे थे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, चलो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग आज। क्या हुआ क्या हुआ? अरे एक मिनट। हाँ ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण या टूल्स। ठीक है, अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी के टूल्स या उपकरण में हम लोग सबसे पहले किस एंजाइम की बात करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण या टूल्स में सबसे पहली एंजाइम कौन सी आएगी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या प्रतिबंधित एंजाइम्स कहते हैं, और इसको कॉमनली और किस नाम से जाना जाता है? आणविक कैचियां। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका इतिहास है। इतिहास यह है कि 1963 में 1963 में तीन वैज्ञानिक थे, आर्बर, स्मिथ और नेथेंस। तो हमारे पास सबसे पहले 1963 में कितने वैज्ञानिक थे? तीन, आर्बर, स्मिथ और नेथेंस। उन्होंने जीवाणु यानी बैक्टीरिया से दो प्रकार की एंजाइम्स की खोज की थी। तो 1963 में कितने वैज्ञानिक? आर्बर, स्मिथ, नेथेंस। उन्होंने जीवाणु या बैक्टीरिया से दो प्रकार की एंजाइम्स की खोज की। एक वो एंजाइम्स थी जो डीएनए को विशिष्ट क्षेत्रों पर काटती थी, जिनको क्या नाम दिया गया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और दूसरी एंजाइम्स वो थी जो डीएनए को रूपांतरित करती थी, और जो डीएनए को रूपांतरित करती थी मतलब डीएनए पर मिथाइल समूह जोड़ती थी, उनको क्या नाम दिया गया? डीएनए मिथाइलेसेस। तो सबसे पहले तो खोज की बात हो रही है। 1963 में तीन वैज्ञानिक थे, तीनों वैज्ञानिकों ने किस में से? जीवाणु में से दो एंजाइम्स की खोज की। एक जो डीएनए को विशिष्ट क्षेत्रों पर काटती थी, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और दूसरी एंजाइम्स जो डीएनए को रूपांतरित करती थी। रूपांतरित का मतलब है डीएनए पर मिथाइल समूह जोड़ती थी, उसको क्या नाम दिया गया? डीएनए मिथाइलेसेस। अब इसका मतलब यह हो गया कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये कृत्रिम रूप से बनाई गई एंजाइम्स हैं या प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं? प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? जीवाणु या बैक्टीरिया में। हमारे अंदर या यूकैरियोट्स में ये एंजाइम्स नहीं होती। तो लिखेंगे पॉइंट पहला, तो 1963 में 1963 में आर्बर, स्मिथ व नेथेंस
1963 में आर्बर, स्मिथ व नेथन्स ने जीवाणु से दो प्रकार की एंजाइम्स की खोज की। आर्बर, स्मिथ व नेथन्स ने दो प्रकार की एंजाइम्स की खोज की। पहली एंजाइम्स डीएनए को विशिष्ट क्षेत्रों पर काटती थी। पहली एंजाइम्स डीएनए को विशिष्ट क्षेत्रों पर काटती थी, ब्रैकेट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जबकि दूसरी एंजाइम्स डीएनए को रूपांतरित या मिथाइलेट करती थी। जबकि दूसरी एंजाइम्स डीएनए को रूपांतरित या मिथाइलेट करती थी। ब्रैकेट में डीएनए मिथाइलेसिस। ठीक है, तो जीवाणु से दो प्रकार की एंजाइम्स आई, जो डीएनए को काटने वाली एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रूपांतरित करने वाली मिथाइलेसिस। अब पहला सवाल तो यह था कि जीवाणु में ये दोनों एंजाइम्स कर क्या रही हैं। देखो, हम लोग इन एंजाइम्स का प्रयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में करेंगे, वो बात की बात है। पहला प्रश्न यह था कि जीवाणु के अंदर ये दोनों एंजाइम्स क्या काम करती हैं। तो देखो, जीवाणु को नुकसान किससे है? वायरस से। और जो वायरस या विषाणु जीवाणु को हानि पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी। तो जीवाणु, अगर मैंने कहा यह जीवाणु कोशिका है और यह जीवाणु कोशिका का डीएनए है, वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए है। अब जीवाणु को खतरा किससे है? उन विषाणु से है जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, जीवाणु भोजी। और हमें पता है जीवाणु भोजी कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी जीवाणु भोजी अगर है तो वो जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु में प्रवेश करेगा और वो जीवाणु का या जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु को हानि पहुंचाता है। अब जीवाणु को किससे बचना है? जीवाणु को इस विषाणु के डीएनए से अपना बचाव करना है। तो वो अपने अंदर क्या रखता है? ये प्रतिबंधित एंजाइम्स। तो क्या होता है, जैसे ही विषाणु अपना डीएनए भीतर डालता है, जीवाणु का ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को क्या कर देती है? काट देती है। तो इसका मतलब जीवाणु अपने भीतर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों रखता है? ताकि कोई भी बाह्य डीएनए का संक्रमण जब शरीर में आए उनके, तो वो उस बाह्य डीएनए को क्या कर सकें? काट सकें। अब एक दिक्कत है, अगर जीवाणु के पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं और वो किसी भी बाह्य डीएनए के प्रवेश आने पर उसको काट सकता है, तो वो एंजाइम्स खुद के डीएनए को भी काट सकती हैं। भाई, अगर आप जेब में कैंची रखोगे कपड़ा काटने के लिए, तो आपकी जेब भी तो कट सकती है ना। हाँ, तो अब जीवाणु के पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, आणविक कैंचियां हैं, वो कैंचियां हैं जो डीएनए को काटती हैं, तो वो तो खुद के डीएनए को भी काट सकती हैं। तो जीवाणु अपने डीएनए का बचाव रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कैसे करके रखता है? वो अपने डीएनए को मिथाइलेट कर लेता है। और मिथाइलेट करने के लिए उसके पास कौन सी एंजाइम है? डीएनए मिथाइलेसिस। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं आरएम तंत्र या आरएम सिस्टम। आर का मतलब प्रतिबंधित यानी रेस्ट्रिक्शन, एम का मतलब रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन। मतलब जीवाणु के अंदर ये दो प्रकार की एंजाइम्स किस लिए पाई जाती हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस लिए पाई जाती हैं? किसी भी बाह्य डीएनए के संक्रमण को रोकने के लिए। और डीएनए मिथाइलेसिस क्यों पाई जाती है? खुद के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाने के लिए।
तो पहले हम लिखेंगे जीवाणु में आरएम सिस्टम, ठीक है। और अधिकांश जीवाणु में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, सारे जीवाणु में तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज कर ली है। तो लगभग ज्यादातर जीवाणु में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, सब जीवाणु में तो अध्ययन अभी नहीं किया गया है। तो जीवाणु में आरएम सिस्टम लिखेंगे, तंत्र क्या है लिखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसी भी बाह्य डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी बाह्य डीएनए के प्रवेश व संक्रमण, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी बाह्य डीएनए के प्रवेश व संक्रमण को रोकने का कार्य करती हैं। किसी भी बाह्य डीएनए के प्रवेश व संक्रमण को रोकने का कार्य करती हैं, ब्रैकेट में उस डीएनए को काटकर, उस डीएनए को काटकर। और नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणु के स्वयं डीएनए या जीवाणु के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाने हेतु जीवाणु के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाने हेतु डीएनए मीथाइलेजेस कार्य करती हैं। डीएनए मीथाइलेजेस कार्य करती हैं, ब्रैकेट में डीएनए का मिथाइलीकरण कर, डीएनए का मिथाइलीकरण कर। तो ये तो जीवाणु में था। अब हमने ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज जीवाणु से कर ली, और अब हम इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमारे फायदे के लिए कहां यूज करेंगे? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में। क्यों? तो सबसे पहली चीज तो हमको मालूम चल गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राकृतिक रूप से कहां पाई जाती है? जीवाणुओं में। और ये एंजाइम डीएनए को जहां मर्जी है वहां से काटती है या विशिष्ट क्षेत्रों को पहचान कर काटती है? तो ये डीएनए के विशिष्ट क्रमों को पहचानती है, और विशिष्ट क्रमों को पहचानकर डीएनए को सिरे से काटेगी या मध्य से? मध्य से काटती है। तो ये डीएनए को, ये विशिष्ट क्रमों को पहचानेगी और विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम को पहचानकर उसके मध्य से काटती है। अब ऐसे विशिष्ट डीएनए के क्रम जिनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानती है और काटती है, उन विशिष्ट क्रमों की खासियत क्या होती है? वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्रम होते हैं, जो कितने लंबे होते हैं? 4 से 6 बेस पेयर। अब पैलिंड्रोम क्या होता है? ऐसा क्रम जो आगे मतलब 5 डैश से 3 डैश और 3 से 5 सेम पढ़ा जाए। उदाहरण के तौर पे GAATTC, इसको पढ़ो 5 से 3, GATTC है, इसका संपूरक क्रम बनाओ। इसको पढ़ो, ये भी यहां से 5 से 3 पढ़ो GATTC, यहां से 5 से 3 पढ़ो GATTC। ये पैलिंड्रोमिक क्रम है। एक मिनट, मैंने यहां पर कुछ क्रम दे दिया आपको। अब ठीक है, मैंने आपको ये 4 डीएनए के क्रम दे रखे हैं। आपको यह बताना है कि इन चारों में से पैलिंड्रोमिक क्रम कौन कौन से हैं।
इन चारों क्रमों में से पैलिंड्रोमिक क्रम कौन कौन से हैं? तो पैलिंड्रोमिक क्रम बनाने के लिए संपूरक क्रम बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा यह 5 से 3 है, इसका संपूरक क्रम TA, इधर से पढ़ो 80, इधर से पढ़ो 80, यह पैलिंड्रोमिक क्रम है। यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, यह पैलिंड्रोमिक क्रम नहीं है। पैलिंड्रोमिक क्रम नहीं है। इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो, ये पैलिंड्रोमिक क्रम है। तो पैलिंड्रोमिक क्रम कौन कौन से हैं? पहला और चौथा। तो पैलिंड्रोमिक क्रम है तो रिपीट्स, लेकिन उल्टी इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। यहां से भी 5 से 3 होना चाहिए और इधर से भी 5 से 3। तो ऐसे पैलिंड्रोमिक क्रमों को, जो कितने लंबे होंगे, 4 से 6 बेस पेयर, ऐसे क्रमों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानती है और उनके मध्य से काटेगी। फिर कौन से बंध तोड़ेगी? फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़ती है। कौन से बंध तोड़ती है? शुगर फॉस्फेट बंध, या जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़ेगी। फिर आपको पता होना चाहिए जीवाणु में 3 प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाई जाती हैं। जीवाणु के भीतर प्राकृतिक रूप से कितनी? 3 प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम कौन सी प्रयोग में लेते हैं? टाइप 2। आनुवांशिक प्रौद्योगिकी में किस प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? टाइप 2 का किया जाएगा। लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स RE। यह एंजाइम्स विशिष्ट डीएनए क्रमों को पहचान यह एंजाइम विशिष्ट डीएनए क्रमों को पहचान उन्हें मध्य से काटती हैं। उन्हें मध्य अथवा मध्य से कुछ दूर काटती हैं, ये लिख लो। उन्हें मध्य अथवा मध्य से कुछ दूर काटती हैं। मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे, शुगर फॉस्फेट बंध या फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़ती है। शुगर फॉस्फेट बंध अथवा फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़ती है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड के क्रम ऐसे विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड के क्रम जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान कर काटती है। ऐसे विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड के क्रम जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान कर काटती है। पहचान कर काटती है, उन्हें पैलिंड्रोमिक क्रम कहा जाता है। उन्हें पैलिंड्रोमिक क्रम कहा जाता है। यह पैलिंड्रोमिक क्रम उल्टे पुनरावृत्त या इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं।
यह पैलिंड्रोमिक क्रम उल्टे पुनरावृत या इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं और सामान्यतः 4 से 6 बेस पेयर लंबे होते हैं। और सामान्यतः 4 से 6 बेस पेयर लंबे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणु में तीन प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाई जाती हैं। तीन प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाई जाती हैं, टाइप 1, टाइप 2 व टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2 व टाइप 3। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी में टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रयुक्त होती है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रयुक्त होती है। तो हमें मालूम चल गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राकृतिक रूप से जीवाणु में पाई जाएगी, विशिष्ट डीएनए को यादृच्छिक रूप से नहीं, विशिष्ट क्रमों को पहचानती है, मध्य या मध्य से कुछ दूर काटेगी। किन क्रमों को पहचानेगी? पैलिंड्रोमिक क्रम, उन्हीं के मध्य काटेगी जो 4 से 6 बेस पेयर लंबे होंगे। कौन से बंध तोड़ेगी? शुगर फॉस्फेट या फॉस्फोडाइस्टर। और किस प्रकार की एंजाइम हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में यूज करते हैं? टाइप 2। अब दो एंजाइम्स आपको मुख्य शुरुआत में याद रखनी है। एक तो होती है हिंड सेकेंड। सबसे पहले खोजी गई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी है? हिंड सेकेंड। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी है? EcoR1। हिंड सेकेंड किस जीवाणु से प्राप्त होती है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक जीवाणु है, उससे कौन सी एंजाइम प्राप्त होती है? हिंड सेकेंड। और EcoR1 किससे प्राप्त होती है? एस्चेरिशिया कोलाई। ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त होगी। तो लिखेंगे पॉइंट नेक्स्ट। सबसे पहले खोजी गई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड सेकेंड। सबसे पहले खोजी गई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड सेकेंड, ब्रैकेट में लिख लेंगे किस जीवाणु से? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और सबसे कॉमन यूज आने वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1। सबसे पहले खोजी गई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड सेकेंड और सबसे कॉमन प्रयोग में आने वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई, मतलब EcoR1। ये ई कोलाई जीवाणु है। अब देखो एक चीज एक एक करके। सबसे पहले आता है हमारे पास कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे दिया जाता है।
तो नामकरण कैसे दिया जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो पहला अक्षर है वो जीवाणु के वंश का पहला अक्षर है, अगले दो अक्षर हैं वो जीवाणु के जाति के पहले दो अक्षर हैं। डी ये दिखाता है जीवाणु का प्रभेद या जिसे हम कहते हैं स्ट्रेन, और जो रोमन नंबर है वो ये दर्शाता है कि ये किस क्रिया किस क्रम में जीवाणु से पृथक हुई है। तो पहला अक्षर क्या दर्शा रहा है? वंश का पहला अक्षर। अगले दो अक्षर क्या दर्शा रहे हैं? जाति के पहले दो अक्षर। अगला अक्षर क्या दर्शा रहा है? प्रभेद या स्ट्रेन। और अगला रोमन नंबर क्या दर्शा रहा है? किस क्रम में उसका पृथक्करण होता है। तो फिर आप लिख लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण। यहां तक आवाज आ रही थी। देखो जोक मारा तो सबके साथ शेयर भी तो किया करो, अकेले अकेले हंसने से पेट दुखता है। किसी और को पानी पीना था और आपने पी लिया, तो इसमें हंसी क्यों आई? अच्छा, तो आप यहां पर लोगों का पानी पीने आते हैं? वो देखो गुस्सा होके बाहर चले गए। अब बोलो शट अप, मैंने सुना। अब डांटते हैं ऐसे, और आप डांट सुन लेते हो? ओह, रियल ब्रदर सिस्टर्स हो आप। जैकेट है, स्वेटर। लिख लिया? लिखो। ठीक है, तो ये आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर, नामांकरण। अब देखो सबसे कॉमन यूज होने वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी है? इको R1। आगे ले लूं?
जैव प्रौद्योगिकी की दूसरी क्लास है, इनका पहला पेज आधा ही भरा है। नहीं, मजा नहीं कर रहा हूं, इनका पहला पेज भी आधा ही भरा है। मैं समझ रहा हूं तालियां किस लिए दी। ठीक है, चलो अब हमारे पास सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 है। अब इको R1 कौन से पैलिंड्रोमिक क्रम को पहचानती है? ये GAATTC, ये पैलिंड्रोमिक क्रम है। और ये पैलिंड्रोमिक क्रम को कौन सी एंजाइम काटेगी? इको R1। अब कहां पर काटेगी? ये काटेगी G और A के मध्य। अब यहां पर याद रखना है, एक रज्जुक में जहां पर काटती है, दूसरे रज्जुक में भी उसी जगह काटती है। ऐसा नहीं है कि यहां पर G और A के मध्य काटेगी तो यहां पर भी किसके मध्य काटेगी? G और A के मध्य फॉस्फोडाइस्टर बंध। तो अगर यहां पर काटेगी तो आपके पास क्रम कैसे हो गए? G CTTAA AATTC। तो आपके पास इको R1 जब इस पैलिंड्रोमिक क्रम को काटती है तो G और A के मध्य शुगर फॉस्फेट बंध तोड़ेगी, तो आपके पास ये क्रम आ जाएंगे। अब इसमें से ये जो क्रम है TTAA या AATT, ये क्रम है, ये बेसिकली सिरे हैं जो लटके हुए हैं। लटके हुए सिरे हैं, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे गैर हाइड्रोजन बंध बनाने वाले सिरे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के उपचार के बाद निर्मित होते हैं, इन सिरों को ही हम किस नाम से जानते हैं? चिपचिपे सिरे, या इसको हम स्टिकी एंड्स, या इसको कोहेसिव एंड्स कहते हैं। तो इन सिरों को हम क्या कहते हैं? चिपचिपे सिरे, स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स। अब ये क्यों जरूरी है? आपको डीएनए को सिर्फ काटना है क्या? काटने के बाद उसको एक क्लोनिंग वाहक दूसरे डीएनए से जोड़ना भी है, तो आगे आसानी से जुड़ सकें, इसलिए कौन से सिरे फायदेमंद होते हैं? चिपचिपे सिरे फायदेमंद होंगे। ये बना लो फिर हम देखते हैं। ये पूरा भारतवर्ष आपकी कॉपी देखना चाह रहा है। बना लिया? अच्छा, ये जीवाणु या बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? याद रखना, बैक्टीरिया या जीवाणु में एक ही क्रोमोसोम, एक वृत्ताकार द्विरज्जुक गुणसूत्र या डीएनए पाया जाता है, एक ही। ऐसा कौन खांसा? ये बुढ़ापे वाली खांसी है। हाँ, ओ, ओ, ऐसे आ जाए बीच में। लगातार यार एक कॉपी को सामने लाया जाए, कॉपी दिखा दी जाए,
क्या हो जाएगा उससे? दिखाऊं? दिखा दूं? लाओ। जैव प्रौद्योगिकी की दूसरी कक्षा है। ईमानदारी से बताओ, सब लोगों के कितने कितने पेज भर गए? 4 या 5? डंटा। अभी भी इतना बाकी है। हाँ, अब लिखो, चलो लिखेंगे। लिखेंगे यहां पर अरे अब दिखा तो दिया, अब कितनी बार दिखा दें और? हाँ लिखेंगे, अब यहां पे चिप लिखेंगे। गैर हाइड्रोजन बंध वाले सिरे, गैर हाइड्रोजन बंध वाले सिरे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के उपचार से निर्मित होते हैं। गैर हाइड्रोजन बंध वाले सिरे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के उपचार से निर्मित होते हैं, उन्हें चिपचिपे या स्टिकी एंड्स कहा जाता है। उन्हें चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह चिपचिपे सिरे आगे आसानी से, यह चिपचिपे सिरे आगे आसानी से जोड़े जा सकते हैं। यह चिपचिपे सिरे आगे आसानी से जोड़े जा सकते हैं। अच्छा, अब इनके उल्टे मतलब चिपचिपी के विपरीत सिरे क्या कहलाते हैं? ब्लंट एंड्स। वो कैसे होंगे? मान लो मैं आपको एक डीएनए का क्रम, एक और पैलिंड्रोमिक क्रम देता हूं, AT AT AT। अब इस पैलिंड्रोमिक क्रम को मैं कहां से काटूं कि ये चिपचिपे सिरे ना बना पाए? यहां पे A और T के बीच में, यहां पर भी A और T के बीच में। अगर यहां पर काटूंगा तो आपके पास ये ATA, तो यहां पर आपके पास कोई गैर हाइड्रोजन बॉन्डेड सिरे नहीं है, तो ऐसे सिरे को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लंट एंड्स। अब वैसे ज्यादातर एंजाइम्स जो होती हैं वो चिपचिपे सिरे बनाती हैं, लेकिन दो प्रमुख एंजाइम के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो EcoR5 और एक SMA SMA1। ये दो ऐसी प्रतिबंधित एंजाइम है, दो ऐसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कैसे सिरे उत्पन्न करती है? ब्लंट एंड्स। यानी कौन से सिरे नहीं बनाती? चिपचिपे सिरे नहीं बनाती। तो एक नोट लिख लेंगे, EcoR5 व SMA फर्स्ट, EcoR5 व SMA1 ब्लंट सिरे उत्पन्न करने वाली एंजाइम्स होती हैं। ब्लंट एंड्स उत्पन्न करने वाली एंजाइम होती हैं।
इको R5 एवं SMA1 ब्लंट एंड उत्पन्न करने वाली एंजाइम्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर चीज रेस्ट्रिक्शन, अब देखो ये जो न्यूक्लियसेस हैं, मतलब ये दो कैटेगरी में आपको ध्यान में रखनी है। एक तो अभी अपन ने देखा जो डीएनए को भीतर से काट रही हैं, वो कौन सी है? एंडोन्यूक्लियसेस, ये भीतर से डीएनए को काटती हैं। और अगर कोई एंजाइम डीएनए को सिरे से काटती हैं, सिरे का मतलब है 5' सिरे से या 3' सिरे से, एंड से काटेगी तो उसे क्या कहेंगे? एक्सोन्यूक्लियसेस। तो दो कैटेगरी आपको ध्यान में रखनी है। एंडोन्यूक्लियसेस जो होती हैं वो डीएनए को मध्य या भीतर से काटती हैं, और एक्सोन्यूक्लियसेस तो डीएनए को मध्य भीतर से काटने वाली एंडोन्यूक्लियसेस, और 5' या 3' सिरे पर काटने वाली एक्सोन्यूक्लियसेस। आपके तारीफ होके पुल बांधते जा रहे हैं, पुल। इनकी लिखाई से देखो वातावरण पे क्या भयंकर असर पड़ रहा है। सर इस तरह से तो बहुत सेव हो सकता है, बच सकता है पर्यावरण। सेव वाटर। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देंगे, ये अपन ने एंडो और एक्सो। अब देख लो, मान लो आपके पास मानव डीएनए, और आप मानव डीएनए को किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे। क्यों काटोगे? क्योंकि मानव डीएनए को काटने पर ही आपको अपनी टारगेट जीन या वांछित जीन मिलेगी। तो जब आप मानव डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो बहुत सारे खंड उत्पन्न होंगे, और उन सारे खंडों में से एक आपकी जीन होगी। तो सबसे पहले जब आप मानव डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे और बहुत सारे डीएनए के खंड उत्पन्न होंगे, तो सबसे पहले उन डीएनए खंडों को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग या सेपरेट करना पड़ेगा। और डीएनए खंडों को सेपरेट करने के लिए या पृथक करने के लिए कौन सी तकनीक की जाती है? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो लिखेंगे अब नेक्स्ट हम, बाकी ओके। क्या हुआ? बोलो ना। जेब से चोरी हो गई? नहीं, मैंने, आपने दी ना मुझे। अब तो 100% यकीन है। वापस दे देना आप, भी आपको वैसे ही दे देंगे। अच्छा, अब ठीक है, तो अब हमारे पास हेडिंग डालेंगे एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
अरे वो क्लासरूम नहीं दिखा सकते यार, क्लासरूम के लिए वो रोटेट होने वाला कैमरा चाहिए, अभी नहीं है हमारे पास रोटेट वाला कैमरा। इसको घुमाएगा कौन? वो बिजी है उधर। हाँ ना ना, ठीक है। तो देखो पहली चीज, अब अगर आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काटा, और मानव डीएनए को जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो कई सारे खंड आ जाएंगे। उन डीएनए खंडों को पृथक करने की तकनीक कौन सी है? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम डीएनए खंड का क्या करते हैं? सेपरेशन या पृथक्करण। अब पहला सवाल यह है कि यह इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है यहां पर हम क्या अपनाते हैं? एक विद्युत क्षेत्र, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनाकर आप डीएनए का क्या करेंगे? पृथक्करण। अब डीएनए का पृथक्करण साइज के आधार पर होगा, चार्ज के आधार पर होगा, या दोनों के आधार पर? मतलब साइज के आधार पर पृथक्करण करोगे, आवेश के आधार पर करोगे, या दोनों के आधार पर? केवल साइज के आधार पर। आवेश के आधार पर आप डीएनए का पृथक्करण नहीं कर सकते, क्योंकि सारे डीएनए खंड पर ऋणात्मक आवेश होगा। डीएनए पर फॉस्फेट समूह होता है, सारे डीएनए खंड पर फॉस्फेट समूह होगा, सब पर ऋणात्मक आवेश होगा। जब सब पर ऋणात्मक आवेश होगा तो आप चार्ज या आवेश के आधार पर डीएनए का पृथक्करण नहीं कर सकते। डीएनए का पृथक्करण केवल किस आधार पर होता है? साइज के आधार पर किया जाएगा। तो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पृथक्करण या सेपरेशन तकनीक है, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र अपनाकर डीएनए का साइज के आधार पर क्या करते हैं? पृथक्करण करेंगे। लिखेंगे एगरोस जेल। यह एक पृथक्करण या सेपरेशन तकनीक है। यह एक पृथक्करण या सेपरेशन तकनीक है, जिसमें विद्युत क्षेत्र के उपचार द्वारा डीएनए को साइज के आधार पर पृथक किया जाता है। विद्युत क्षेत्र के उपचार द्वारा डीएनए खंडों को साइज के आधार पर पृथक किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र का उपचार करेंगे। विद्युत क्षेत्र के द्वारा डीएनए खंडों को किस आधार पर सेपरेट किया जाएगा? साइज के आधार पर। अब इसमें हम करते क्या है? इसकी क्रियाविधि कैसी होती है? सबसे पहले तो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है, जो आधार है, मैट्रिक्स किससे बना होता है? एगरोस से। अब एगरोस एक प्राकृतिक बहुलक होता है, और यह प्राकृतिक बहुलक समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, ये लाल शैवाल होती है, और लाल शैवाल से ही आपको बहुलक कौन सा प्राप्त होता है? एगरोस। अब इस एगरोस की खासियत यह होती है कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। छेद होते हैं जिसको हम अंग्रेजी में तो क्या कहते हैं? सीव। तो छेद के आर पार छेद होंगे, उसी से डीएनए क्या करेगा? आगे की ओर गति करेगा। तो हम क्या करते हैं? यहां पर ऐसे एगरोस में ऐसे वेल्स होते हैं, खड्डे, इसमें आप डीएनए सैंपल को डाल देते हो। डीएनए सैंपल को जहां पर डालोगे वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? कैथोड, और दूसरा वाला कौन सा होगा? एनोड। अब आपने डीएनए सैंपल को लोड कर दिया, और डीएनए सैंपल को लोड करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, कैथोड और एनोड, डीएनए पर क्या आवेश है? ऋणात्मक।
तो सारे डीएनए कहां की ओर गति करेंगे? एनोड की तरफ गति करेंगे। अब जब वो एनोड की तरफ गति करेंगे तो छोटे डीएनए के खंड छेद को पार करते हुए आगे तक चले जाएंगे, बड़े डीएनए के खंड पीछे रह जाएंगे। तो सबसे छोटा डीएनए का खंड सबसे ज्यादा गति करेगा, सबसे बड़ा डीएनए का खंड सबसे पीछे रह जाएगा। तो पृथक्करण किस आधार पर हो गया? साइज के आधार पर हो गया। सबसे छोटा डीएनए खंड सर्वाधिक गति करेगा, सबसे बड़ा डीएनए का खंड सबसे पीछे रह जाएगा। तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर एक डीएनए जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने नहीं काटा है, अगर एक डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं काट पाई, तो वो डीएनए बहुत बड़ा है और वो सबसे पीछे रह जाएगा, और सबसे छोटा डीएनए का खंड सबसे आगे चला जाएगा। तो पृथक्करण किस आधार पर हो गया? साइज के आधार पर। अब पृथक्करण तो कर लिया, अब आपको डीएनए को देखना है। तो डीएनए आपको इस विजिबल लाइट में नहीं दिखाई देता। डीएनए को देखने के लिए कौन सा प्रकाश चाहिए? यूवी लाइट। डीएनए किस प्रकाश में दिखेगा? यूवी लाइट। और डीएनए को अभिरंजित करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। डीएनए को अभिरंजित करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करेंगे। यूवी लाइट पराबैंगनी प्रकाश में देखेंगे और डीएनए कैसे दिखाई देंगे? ऑरेंज बैंड के रूप में दिखाई देगा। अब मान लो आपने डीएनए को साइज के बेसिस पर पृथक कर दिया। अब आप में से आपकी काम की जीन मैंने कहा ये है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप इस जेल को काटोगे और इस जेल को काटकर इस डीएनए का बाहर निकाल लोगे। तो जेल को काटकर डीएनए को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे हम क्या कहते हैं? एल्यूशन। तो जो डीएनए खंड, जो जीन आपके काम की है, उसको आपने जेल से बाहर निकाल लिया, उसे क्या कहेंगे? एल्यूशन। तो लिखेंगे फिर इसमें क्रियाविधि। जेल मैट्रिक्स क्रियाविधि में लिखेंगे जेल मैट्रिक्स एगरोस से बनी होती है। जेल मैट्रिक्स एगरोस से बनी होती है। जो कि समुद्री खरपतवार से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक बहुलक होता है। जेल मैट्रिक्स एगरोस से बनी होती है, जो कि समुद्री खरपतवार से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक बहुलक होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए सैंपल को लोड कर डीएनए सैंपल को लोड कर विद्युत क्षेत्र प्रारंभ किया जाता है। डीएनए सैंपल को लोड कर विद्युत क्षेत्र प्रारंभ किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऋणात्मक आवेश के कारण डीएनए के खंड एनोड की ओर गति करते हैं। ऋणात्मक आवेश के कारण डीएनए के खंड एनोड की ओर गति करते हैं। और इसमें सबसे छोटा डीएनए खंड
और इसमें सबसे छोटा डीएनए खंड सर्वाधिक गति करता है। सबसे छोटा डीएनए खंड सर्वाधिक गति करता है और सबसे बड़ा डीएनए खंड न्यूनतम गति दर्शाता है। और सबसे बड़ा डीएनए खंड न्यूनतम गति दर्शाता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे साइज के आधार पर पृथक्करण। साइज के आधार पर पृथक्करण। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए खंडों को देखने हेतु डीएनए खंड को देखने हेतु उन्हें इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं। उन्हें इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं और यूवी प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश में देखा जाता है। डीएनए को देखने या डीएनए खंडों को देखने हेतु उन्हें इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं और पराबैंगनी प्रकाश में देखा जाता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे नारंगी या ऑरेंज बैंड्स के रूप में दिखाई देते हैं। नारंगी या ऑरेंज बैंड्स के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, और फिर अंत में एल्यूशन या निक्षालन। निक्षालन कहते हैं एल्यूशन को हिंदी में, एल्यूशन या निक्षालन। डीएनए खंड को जेल मैट्रिक्स से डीएनए खंड को जेल मैट्रिक्स से निकालने की प्रक्रिया एल्यूशन कहलाती है। डीएनए खंड को जेल मैट्रिक्स से निकालने की प्रक्रिया एल्यूशन कहलाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मानव डीएनए लिया था। मानव डीएनए से हमको हमारी जीन चाहिए, तो हमने मानव डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचार कर दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचार करने पर डीएनए के बहुत सारे खंड हो गए। उन खंडों को अपन ने सेपरेट या पृथक करने के लिए एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया। डीएनए खंड को साइज के आधार पर पृथक किया। अब जो आवश्यक जीन थी वो आपने जेल मैट्रिक्स से बाहर निकाल ली। अब क्या करोगे इस जीन का, इसमें ओराई स्थल तो है नहीं, इसको क्लोन करना है, तो अब इसको एक क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़कर क्या बनाओगे, पुनर्योजक डीएनए बनाएंगे। तो इसका मतलब अब मेरे पास यहां पर टारगेट जीन या जिसे आपने कह दिया वांछित डीएनए,
ठीक है, अब एक मिनट यहां पर ध्यान दो। टारगेट डीएनए हमारे पास है, वांछित डीएनए। इस टारगेट डीएनए को किसके साथ जोड़ना है? वेक्टर डीएनए के साथ। दोनों डीएनए को जोड़ोगे तभी हमारे पास क्या बनेगा? पुनर्योजक डीएनए, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक या हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। तो पुनर्योजक डीएनए को तीन नाम से जानते हैं: रिकॉम्बिनेंट डीएनए, संकरित हाइब्रिड डीएनए या काइमेरिक डीएनए। अब इससे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो ध्यान में रखनी है, पुनर्योजक डीएनए के निर्माण के लिए कौन सी एंजाइम्स की आवश्यकता होती है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने वाली एंजाइम है, डीएनए लाइगेज जोड़ने वाली एंजाइम है। और हमने लिखा हुआ है डीएनए लाइगेज कौन से बंध जोड़ती है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप जुड़ते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ने वाली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जोड़ने वाली डीएनए लाइगेज। तो पुनर्योजक डीएनए के निर्माण के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज की आवश्यकता होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप अपने टारगेट डीएनए को काट रहे हो या वाहक डीएनए को काट रहे हो, तो दोनों को काटने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। टारगेट डीएनए को काटा, वाहक डीएनए को काटा, दोनों को काटने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे तो संपूरक चिपचिपे सिरे आएंगे, और संपूरक चिपचिपे सिरे होंगे तो उसको आसानी से डीएनए लाइगेज जोड़ देगी। ठीक है, पुनर्योजक डीएनए के ब्रैकेट में है हाइब्रिड डीएनए यानी संकरित डीएनए या काइमेरिक डीएनए। बन गया?
लिखे पॉइंट। पहला लिखो, टारगेट डीएनए व वाहक डीएनए, या इसमें नहीं, इसे लिखो, पुनर्योजक डीएनए के निर्माण में पुनर्योजक डीएनए के निर्माण में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पुनर्योजक डीएनए के निर्माण में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम व डीएनए लाइगेस प्रयुक्त होती हैं। पुनर्योजक डीएनए के निर्माण में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम व डीएनए लाइगेस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टारगेट डीएनए व वाहक डीएनए को काटने के लिए टारगेट डीएनए व वाहक डीएनए को काटने के लिए टारगेट डीएनए व वाहक डीएनए को काटने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। टारगेट डीएनए व वाहक डीएनए को काटने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह संपूरक सिरे का निर्माण करती है। क्योंकि यह संपूरक सिरे का निर्माण करती है जो डीएनए लाइगेस के द्वारा आसानी से जोड़े जा सकते हैं। जो डीएनए लाइगेस के द्वारा आसानी से जोड़े जा सकते हैं। तो टारगेट डीएनए है, वाहक डीएनए है, दोनों को काटने और जोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेस हमने यूज किया, और टारगेट डीएनए और वाहक डीएनए दोनों को काटने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, क्योंकि उससे संपूरक चिपचिपे सिरे बनेंगे जिनको आसानी से कौन जोड़ सकता है? डीएनए लाइगेस जोड़ देगा। तो देखो अपन ने क्या किया, हमने मानव डीएनए लिया था, मानव डीएनए में से हमको टारगेट जीन चाहिए, तो हमने क्या किया, मानव डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो डीएनए के बहुत सारे खंड आ गए। इन सारे खंडों को हमने सेपरेट किससे किया? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हमको मालूम चला ये हमारी टारगेट जीन है, तो इसको आपने एल्यूशन निक्षालन से आपने इसको निकाल लिया। निकालने के बाद इसको आप किससे जोड़ोगे? क्लोनिंग वाहक से। क्लोनिंग वाहक ज्यादातर तो कैसे होते हैं? वृत्ताकार, अभी हम देखेंगे। तो क्लोनिंग वाहक के साथ आप क्या जोड़ोगे? अपनी टारगेट जीन जोड़ोगे, और टारगेट जीन जोड़ने के बाद किसका निर्माण करेंगे? पुनर्योजक डीएनए का। तो अब हम सबसे पहले टारगेट जीन तो हमने देख ली, अब हम बात किसकी करेंगे? क्लोनिंग वाहक। क्लोनिंग वाहक के बारे में हमको इतना मालूम है कि है तो ये एक डीएनए, ये एक ऐसा डीएनए है जो किसके साथ जुड़ेगा? हमारी टारगेट जीन के साथ जुड़ेगा, और टारगेट जीन के साथ जुड़ने के बाद उसको कहां पर स्थानांतरित करेगा? परपोषी कोशिका में या होस्ट सेल में ट्रांसफर करने में मदद करेगा। तो अब हेडिंग यहां पे डाल देंगे क्लोनिंग वाहक या क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वाहक यह एक ऐसा विशिष्ट डीएनए है यह एक ऐसा
विशिष्ट डीएनए अणु है एक ऐसा विशिष्ट डीएनए अणु है जो टारगेट जीन के साथ जुड़ उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करता है। जो टारगेट जीन से जुड़ उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करता है। ठीक है। अब किस प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, किस क्लोनिंग वेक्टर का चयन कब किया जाता है, नेक्स्ट में हम देख लेंगे। बहुत है आज। इस संडे टेस्ट है क्या आपका? इस संडे को है, अगले को है, क्या आ रहा है उसमें? फुल। कितने चैप्टर हो गए? 17 चैप्टर हो गए। आधा सिलेबस हो गया। मतलब मानव कार्यकी में कितने हो गए? अच्छा, मानव कार्यकी नहीं हुआ। कोशिका हो गया। कोशिका संरचना जैव अणु। अच्छा, जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, आनुवांशिकी हो गया, आणविक जैविकी हो गया, जैव प्रौद्योगिकी चल रहा है, इकोलॉजी हो गई, पादप कार्यकी, पादप कार्यकी 2 चैप्टर हो गए। वाह यार, ओ बढ़िया बढ़िया यार। तो अभी आपका पादप कार्यकी में कौन सा चल रहा है? पादप वृद्धि। तीसरा प्रकाश संश्लेषण हो गया और कोशिकीय श्वसन हो गया, और मानव कार्यकी एक भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर अपन जैव प्रौद्योगिकी कंप्लीट करने के बाद मानव कार्यकी चालू करेंगे। ठीक है।